एक खूबसूरत लड़की पर गांव के बूढ़े सरपंच की नजर पड़ जाती है। घर लौटते वक्त एक दबंग आदमी उसे जबरदस्ती पकड़कर एक सुनसान और टूटे फूटे आंगन में घसीट ले जाता है, जहां वो घिनौना बूढ़ा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। आना तुरंत समझ जाती है कि ये सब पहले से रची गई साजिश है, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से वो उसे हल्के में लेती है और उसे चेतावनी देती है कि इस उम्र में ऐसी हरकतें करना छोड़ दे। लेकिन बूढ़ा एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है वो अभी भी सब कुछ कर सकता है। जैसे ही वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, आना भी कमजोर नहीं थी। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। आना पूरे जोर से उस पर हमला करती है और एक जोरदार धक्का देती है। बूढ़ा पीछे गिरता है और छत को संभालने वाली लकड़ी से टकरा जाता है और उसी पल सब कुछ खत्म हो जाता है। अनजाने में आना से उसकी मौत हो जाती है। आना का दिमाग सुन्न हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं जाती क्योंकि उस सरपंच का बेटा इलाके का सबसे बड़ा गुंडा होता है और पुलिस भी उसी के साथ मिली हुई होती है। रोते हुए आना घर पहुंचती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। ये सुनकर माँ की दुनिया ही टूट जाती है। उसे पता होता है कि इस समाज में उसकी बेटी का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, इसलिए वो बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने का फैसला करती है। उधर सरपंच को अस्पताल ले जाया जाता है और उसका गुंडा बेटा जैसे ही ये खबर सुनता है वो आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत आना के खिलाफ मारने का आदेश दे देता है और साथ ही उसकी माँ को भी नहीं छोड़ने का फैसला करता है। जब गरीब इंसान शिकार बन जाता है तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। माँ बेटी के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था, भागते रहना। पूरा दिन भटकने के बाद माँ आना को एक दलाल के पास ले जाती है जिसका नाम जुड़ी होता है। माँ जानती है कि वो उसे मुंबई के रेड लाइट इलाके में बेच देगा, लेकिन जिंदा रहने के लिए वो फिर भी उससे मदद मांगती है। लेकिन जुड़ी इतना भी बेवकूफ नहीं होता क्योंकि पूरे इलाके में आना के पीछे पड़े गुंडों की खबर फैल चुकी होती है। वो इस खतरे में पड़ना नहीं चाहता। माँ अपनी बेटी की खूबसूरती का हवाला देती है, कहती है कि वो मुंबई में उसके लिए सोने की खान साबित होगी, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। आखिरकार माँ अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर उसके सामने रख देती है। तब जाकर वो आना को ले जाने के लिए तैयार होता है। ये माँ का आखिरी फैसला होता है जिससे वो अपनी बेटी की जान तो बचा लेती है, लेकिन मुंबई उससे भी ज्यादा खतरनाक जगह है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानों को भी जानवरों से बदतर जिंदगी जीनी पड़ती है, जहाँ एक लड़की को एक रात में 40 से 50 लोगों का सामना करना पड़ता है। और अब आना भी उसी अंधेरे का हिस्सा बनने वाली थी। एक ट्रक भरकर लड़कियां सीधे नरक की तरफ ले जाई जा रही थी। उस ट्रक में करीब 40 लड़कियां थी। तभी एक और ट्रक वहां पहुंचता है और दो दलाल आपस में झगड़ने लगते हैं। दरअसल दोनों के बड़े भाई आपस में रिश्तेदार होते हैं और उनका बाप मुंबई का बहुत बड़ा नामी आदमी होता है जो आज रात वहां आने वाला होता है और उसके दोनों बेटे अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार होते हैं। उधर जब लड़कियों को कमरों में भेजा जा रहा होता है तभी चालाक आना चुपके से बाथरूम की तरफ निकल जाती है। वो वहां से भागने का मौका ढूंढ रही होती है, लेकिन यहाँ की सुरक्षा बहुत सख्त होती है। जैसे ही वो गायब होती है दलालों को शक हो जाता है, लेकिन आना समझदारी से काम लेती है। तभी एक आदमी जिसका नाम बाई माओ होता है वो उसकी मदद करता है। वो झूठ बोलता है कि वो आना को जानता है और इस तरह वो उसे बचा लेता है। बाद में जब वो खाना देने आता है तो आना के साथ खास ध्यान रखता है और उसके हाव भाव से साफ पता चलता है कि अब उसके दिल में आना के लिए कुछ अलग ही भावना पैदा हो चुकी है। तभी अचानक एक आदमी अंदर आता है। गले में भारी भरकम सोने की चेन और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। ये था जुड़ी का बड़ा भाई। और जैसे ही वो खाना छकता है वो तुरंत उसकी बुराई करने लगता है। जुड़ी जल्दी से अपनी लड़कियों की तारीफ करते हुए कहता है आज की नीलामी में उसे जरूर अच्छा दाम मिलेगा और वो अपने भाई रावा को हरा देगा। दरअसल रावा और औरा सगे भाई हैं और आज की रात दोनों के बीच एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। जिसकी लड़कियां ज्यादा कीमत में बिकेंगी वही अपने पिता का वारिस बनेगा और इस पूरे धंधे का असली मालिक भी। इसी बीच आना की एक छोटी सी हंसी उसके लिए मुसीबत बन जाती है। जुड़ी बहुत ही चालाक और बदले की भावना रखने वाला इंसान था। उसने आना को अपने दिल में बैठा लिया। नीलामी की तैयारी शुरू होती है और सभी लड़कियों को सजने संवरने के लिए भेजा जाता है, लेकिन जुड़ी आना के साथ बेहद बुरा व्यवहार करता है। वो उसे मारता है, गालियां देता है और आखिर में उसे कमरे में बंद कर देता है। आना के लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं था, क्योंकि अगर वो नीलामी में शामिल नहीं होती तो उसे जिंदगी भर गली कूचों में खड़ा होना पड़ता। लेकिन तभी वही सफेद टोपी वाला आदमी उसे देख लेता है। आना समझदारी दिखाते हुए सच्चाई नहीं बताती और बहाना बनाती है कि वो बस सो गई थी। फिर वो तुरंत वहां से निकल जाती है। इस वक्त सभी लोग नीलामी की तैयारी में व्यस्त होते हैं, इसलिए किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। अब आना को मौका मिल जाता है खुद को तैयार करने का। वो चारों तरफ पड़े गहनों और मेकअप को देखती है और उसके अंदर एक नई हिम्मत जाग जाती है। मेकअप करने के बाद उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। अब वो खुद को सबसे अलग महसूस करने लगती है। आत्मविश्वास भरे कदमों के साथ वो बाहर आती है, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, इसलिए वो खिड़की से ही अंदर झांकती है। तभी उसकी नजर एक तेज नजरों वाली औरत पर पड़ती है। आना मन ही मन चाहती है कि
काश वो औरत उसे खरीद ले। लेकिन पास खड़ा आदमी उसे बताता है ये कोई आम औरत नहीं है, इसका नाम है गंगूबाई, जो इस पूरे इलाके की रानी मानी जाती है। तभी असली बड़ा खिलाड़ी कादी वहाँ पहुँचता है। उसके पीछे उसके दोनों बेटे भी होते हैं। सभी लोग खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ गंगूबाई ही बैठी रहती है, जिससे साफ पता चलता है कि उसकी हैसियत भी किसी से कम नहीं है। कादी खुद उसे आगे की सीट पर बैठने के लिए बुलाता है। इसके बाद नीलामी शुरू होती है। रावा और औरा की लड़कियां दोनों तरफ खड़ी होती हैं। होस्ट उनकी खूब तारीफ करता है और नीचे बैठे लोग बोली लगाना शुरू करते हैं। सुंदर लड़कियों की कीमत 7 से 8 लाख तक जाती है और कम सुंदर लड़कियां 3 से 4 लाख में बिकती हैं। धीरे धीरे मुकाबला और भी टक्कर का हो जाता है। दोनों भाइयों के बीच कड़ी टक्कर चल रही होती है। कुल रकम भी लगभग बराबर होती है। वहीं आना ये सब देखकर उत्साहित हो जाती है। वो सपना देखने लगती है कि वो भी इस नीलामी की रानी बन सकती है, लेकिन नीलामी खत्म होने लगती है और आना को मौका ही नहीं मिलता। उसे समझ आ जाता है कि उसका नाम लिस्ट में ही नहीं है। इस समय रावा औरा से 12 लाख आगे चल रहा होता है। लगता है कि जीत अब उसी की होगी, लेकिन औरा बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए कहता है उसका असली त्रुप का इक्का अभी बाकी है। जैसे ही उसका आदमी उस खास लड़की को लाने जाता है, आना को याद आता है वो छोटी लड़की जो उसके पीछे छुपी हुई थी। शायद वही औरा की जीत की आखिरी उम्मीद थी। उधर रावा भी पीछे नहीं हटने वाला था। वो भी अपनी जीत पक्की करने की तैयारी में लग जाता है। अपनी जीत पक्की करने के लिए उसने भी एक चाल तैयार कर रखी थी। उसने नीचे बैठे एक आदमी की ओर देखा। साफ था कि दोनों के बीच कोई गुप्त समझौता था। उस आदमी ने ऊपर खड़े अपने आदमी को इशारा किया और तभी लावा की तरफ की एक लड़की मंच पर आ गई। उस लड़की की खूबसूरती और शरीर दोनों ही बेहतरीन थे। तभी नीचे बैठे ओला को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत नीलामी रुकवाई और गुस्से में मंच पर चढ़ गया। लड़की को ध्यान से देखने के बाद उसने मुड़कर लावा को धोखेबाज कहा। असल में यह लड़की पहले ही 2 साल पहले नीलाम हो चुकी थी। दोनों भाइयों के बीच वहीं पर झगड़ा शुरू हो गया। यह देखकर टाड़ी बहुत गुस्से में आ गया और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। टाड़ी ने उस आदमी से सख्ती से पूछताछ की और उंगलियां काटने की धमकी के बाद उसने सच्चाई बता दी। इसके बाद टाड़ी ने ओला को अपना ट्रम्प कार्ड मंच पर लाने को कहा, लेकिन तभी अचानक अन्ना खुद चुपके से मंच पर चढ़ गई और खुद को ही ट्रम्प कार्ड बताने लगी। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। टाड़ी तो हंस पड़ा क्योंकि उसकी नजर में अन्ना कोई खास नहीं थी। उसे एक मस्खरे की तरह मंच से नीचे उतार दिया गया, लेकिन वह जाते जाते भी बड़ी बड़ी बातें करती रही। जब ओला का असली ट्रम्प कार्ड सामने नहीं आया तो टाड़ी ने लावा को विजेता घोषित कर दिया और वहां से चला गया। साफ था कि ओला को उसके ही भाई लावा ने धोखा दे दिया। उधर वह लड़की लावा के ठिकाने पर थी। उसके आदमी उसे घर छोड़ने का बहाना कर रहे थे, लेकिन असल में वे उसे मारने ले जा रहे थे। इधर अन्ना इस मौके का फायदा उठाकर तस्करों के अड्डे से भाग निकली। अकेली और बेसहारा वह सड़कों पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछती रही जिसे वह जानती थी, उसका एकमात्र हमवतन। लेकिन खबर अच्छी नहीं थी। लोगों ने बताया कि जिस औरत का नाम अन्ना ले रही थी, यानी बेला, वह अब HIV से संक्रमित हो चुकी है। फिर भी अन्ना ने हार नहीं मानी। उसने खुद को संभाला और जिंदा रहने के लिए काम शुरू करने का फैसला किया।